प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज, न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रघु, नया चौकीदार, गांव में उस सांझ पहुंचा जब दिन की आखिरी सोने सी लपटें खेतों की मेंढों पर झिलमिला रही थीं। बैलगाड़ियों के पहिए मिट्टी में पतली लकीरें खींचते चले जाते थे और नीम के पेड़ से हवा फीकी फीकी सीटी बजाती उतर रही थी। बस स्टैंड जैसा कोई ठिकाना यहां था नहीं। गांव की हद शुरू होते ही कच्ची सड़क नदी की तरह मुड़कर चौपाल पर आकर थम जाती। रघु ने अपने कंधे से बंधी पुरानी थैली ठीक की और कदम चौकी की ओर बढ़ा, जहां टूटी हुई ईंटों की दीवारें किसी पुराने किस्से की तरह टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं। रघु के भीतर एक धीमी सी घबराहट थी जो वो व्यक्त नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, काम तो काम है, चौकी की रखवाली करनी है बस। लेकिन जैसे जैसे वो चौकी के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पास के बरगद से 2-3 चिड़ियां अचानक फुदक कर उड़ी। चौकी का दरवाजा आधा खुला था, हंसिए की तरह टेढ़ा। दहलीज पर छूने की फीकी रेखा दिख रही थी, जैसे किसी ने पहले भी सीमा खींचकर सावधान किया हो कि अंदर मत आना। रघु ने वह रेखा पार की और धीरे से बोला, कौन? अंदर कोई नहीं था, पर कमरे की हवा में हल्का सा गीलापन और सड़ी किताबों की गंध तैर रही थी। एक पुराने हत्थे वाली कुर्सी पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच एक ताजा उंगलियों की लकीर भी थी, सीधी, जैसे किसी ने अभी अभी सहलाया हो। दीवार पर एक पीतल की कील से काला सा फोटो फ्रेम टंगा था। फोटो धुंधला था, पर चेहरा साफ दिखता था। चौकीदार की टोपी पहने एक आदमी, जिसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान। रघु ने नजर टिका दी। उसकी सांस अटक गई। चेहरा उसका अपना सा, इतना मिलता जुलता कि जैसे वहीं खड़ा हो। उसने पलकों को झपकाया। फोटो धुंधला, फिर साफ। माथे की लकीरें वहीं, हल्की दाढ़ी वहीं, ठोड़ी का ढलान भी वहीं। अरे बाप रे! बाहर से किसी की आवाज आई। रघु चौंक कर मुड़ा। चौखट पर बुजुर्ग अम्मा खड़ी थीं। गांव में सब उन्हें बस अम्मा कहते। उनके साथ 10-11 साल का लड़का सोनू था, आंखों में जिज्ञासा और जेब में मार्बल की गोलियां। अम्मा ने देर तक रघु को देखा, उत्सुकता से नहीं, डर और पहचान के बीच फंसी हुई निगाहों से। तू कौन? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। रघु ने टोपी उतारी। नाम रघु, तहसील से ऑर्डर आया है, यहां चौकी संभालूंगा। अम्मा की आंखें सिकुड़ गईं। तेरा नाम भी रघु? रघु ने सिर हिलाया। सोनू ने धीरे से फुसफुसाया, अम्मा ये तो बिल्कुल। चुप! अम्मा ने उसे डांट दिया। मालिक लोग नाराज होते हैं ऐसी बातें सुनकर, उन्होंने बुदबुदाया। फिर रघु से बोली, पहले वाला भी रघु ही था, पर वो, उनके शब्द गले में अटक गए। वो गया कब, किसी को पता नहीं। बस एक रात को चौकी खाली मिली और सुबह चौपाल पर टोपी तैरती दिखी, तालाब के पास। कमरे में जैसे अचानक ठंड बढ़ गई। रघु ने गला खंखारा। मुझे रहने के लिए यहीं ठीक करना होगा कुछ। कुर्सी, मेज, रजिस्टर। अम्मा ने उंगली से कोने की ओर इशारा किया। वहां टूटा सा संदूक रखा था, जिस पर जंग की परत थी। रघु ने ताला खड़खड़ाया। ताला पहले से खुला था। ढक्कन उठाया तो अंदर पुराना रजिस्टर, एक पीतल की सीटी और लालटेन मिली। लालटेन का शीशा बरसों की धूल से धुंधला, पर बात ही नई सी। अजीब था। उसने रजिस्टर का कवर थामा। किसी ने अपने नाम के ऊपर स्याही का काला धब्बा डाल दिया था। उंगली फेरते हुए उसे लगा कि नीचे का नाम शायद रघु ही था। अम्मा ने हौले से कहा, आज रात चौकी की सीटी मत बजाना, कुछ जाग उठता है। सोनू ने फट से रहस्य खोल दिया। कल रात किसी ने खुद ही सीटी बजाई थी, जबकि कोई था ही नहीं, मैंने सुना। अम्मा ने उसे घूरा। बच्चा है, बकवास करता है, घर चल। वे जाने को मुड़ी,
फिर रुकी। ध्यान रखना बेटा, ठाकुर के खेत से दूर रहना, वहां रात सुबह एक नहीं होता। और ये गांव दिखाई जितना सीधा है उतना है नहीं। रघु ने विनम्रता से सिर झुकाया। आप चिंता न करें। पर दिल में एक कांटा सा चुभ गया। ठाकुर और रात का अलग होना क्या मतलब? सूरज ढल चुका था, आसमान बैंगनी और नीली स्याही के बीच फंसा था। रघु ने कमरे की खिड़की खोली। खरी हवा ने पर्दे को थपथपाया। चौकी के पीछे से सूखी घास का मैदान फैलता था, फिर तालाब, फिर दूर ढलान और बाग। बाग में आम के पेड़ अंधेरे में किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। उसने लालटेन साफ की, बाती सीधी की और जलाने को हाथ बढ़ाया, पर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह फौरन मुड़ा, कोई नहीं। फिर भी हथेली की गर्माहट साफ महसूस हुई। उसने जल्दी से लालटेन जलाई। हल्की लौ ने कमरे के कोनों में बिखरी छायाओं को खामोश कर दिया, लेकिन फोटो फ्रेम में चेहरा लौ की हर झिलमिल पर जैसे मुस्कुरा कर देखता। तू आ ही गया। रात ने गांव को धीमे धीमे निगल लिया। पास में कहीं ढोलक हारमोनियम की कमजोर सी धुन उठी, शायद कोई कीर्तन था। दूर कहीं कुत्ता भौंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई अजनबी सीमा पार कर गया हो। रघु ने रजिस्टर की पहली पंक्ति खोली। तारीखें धुंधली थीं, पर शब्द साफ। पहरा रात 8 से पहर 4 तक। चौकीदार, नाम पर स्याही का धब्बा। नीचे की पंक्ति नई सी लगी। अगर लालटेन खुद जले तो समझो पहरा तुम्हारा नहीं। रघु के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने लालटेन की लौ को देखा। उसने ही तो जलाई थी, फिर खुद जले का इशारा किसके लिए? उसने बाहर झांका। चौकी के बरामदे के नीचे मिट्टी में पैरों के निशान थे। रात को ओस गिरती है, पर ये निशान सूखे थे, ताजे, जैसे अभी अभी किसी ने कदम रखे हों। एक निशान छोटा, दूसरा बड़ा, 2 लोगों के। रघु के पांव अनायास उन निशानों पर टिक गए। छोटा निशान बच्चे का हो सकता था, बड़ा निशान उसके अपने जूते से मिलता जुलता। अजीब, उसने सोचा, मैं तो सीधे आया था, पीछे से नहीं। तभी खिड़की के बाहर छांव सी हिली। रघु ने सांस रोकी और धीरे से लालटेन उठाकर खिड़की तक गया। कांच से बाहर झांका। बरगद की जड़ों के पास, दूर नहीं, किसी ने काली टोपी उठाकर जोड़ी हथेलियों से झाड़ दी और फिर धीरे धीरे सरक कर पेड़ के पीछे चला गया। टोपी वहीं चौकीदार वाली। रघु ने हिम्मत बांधी और चौकी का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। हवा ठंडी थी, पर मिट्टी गर्म, जैसे दिन की धूप अब भी भीतर भीतर जल रही हो। कौन है? उसने पुकारा। झिंगुर अचानक चुप हो गए। दूर कहीं बैल की घंटी बजी, धीमी, सोई हुई। जवाब में बस पत्तों की सरसराहट आई। रघु ने टोपी के गिरने की आवाज सुनी, टप, जैसे किसी ने जानबूझकर दिखाने के लिए गिराई हो। वो आगे बढ़ा। घास में टोपी पड़ी थी, अंदर पसीने की हल्की गंध थी, पुरुष की मेहनत भरी देह की गंध, पर धूल बिल्कुल नहीं, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी और उतारी हो। उसने टोपी उठाई और पल भर के लिए उसे लगा कि किसी का हाथ उसकी कलाई पर हल्के से घूम गया है। एक ठंडी, नम हवा की उंगली। उसने टोपी पास की पटरी पर रख दी। अगर तुम हो, सामने आओ, उसने कहा, आवाज को जितना हो सके स्थिर रखते हुए। मैं लड़ाई नहीं चाहता। बरगद के पीछे से कोई नहीं निकला, लेकिन अचानक चौकी के अंदर से सीटी की बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, जैसे कोई बांसुरी की सबसे पतली धुन हो। रघु का दिल धड़का। सीटी तो संदूक में पड़ी थी, उसने खुद देखा था। वह वापस अंदर दौड़ा। संदूक खुला था। लालटेन की लौ थोड़ा तेज झपकी और थम गई। सीटी वहीं थी, पर उसकी पीतल की नलकी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी होंठों से छुआ हो। रघु ने सीटी को देखा, फिर रजिस्टर को। रजिस्टर का पन्ना हवा से नहीं, किसी अदृश्य उंगली से उलटा। दूसरी पंक्ति उभर आई, दहलीज पर कोयले से नाम मत लिखना, जो लिखेगा उसे वही नाम पुकारेगा। दहलीज की तरफ उसकी नजर गई और वो जम गया। दहलीज पर कोयले से लिखी ताजा लकीरें थीं, अक्षर साफ, रघु। ये किसने लिखा? अम्मा और सोनू तो अभी गए हैं, कोई और? उसने झटपट बाहर देखा। बरामदे में हवा थी, पर कोई था नहीं। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अपने नाम पर पैर रखकर एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं, जैसे नाम को अपने भीतर वापस खींच लेना चाहता हो। फिर धीरे से पैर हटाया। अक्षर वैसे के वैसे चमक रहे थे, जैसे कोयला लाल सा हो। एक पल को उसने सोचा कि तालाब तक दौड़ जाए और टोपी वहां फेंक दे, जहां पिछली बार टोपी तैरती मिली थी, पर पैर वहीं जड़ हो गए।
कमरे के भीतर फोटो फ्रेम से हल्की सी टिक आई, जैसे पीछे लगी सुई घूम गई हो। रघु आगे बढ़ा। फोटो में वही चेहरा, वही टोपी, वही आंखें, लेकिन अब उस चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई थी, जैसे कोई पहचान बन चुकी हो। उसने हथेली से फोटो के शीशे को हल्का सा छुआ। शीशा ठंडा था, मगर उसके पीछे की तस्वीर गर्म, जैसे किसी की सांस पीछे अटकी हो। अचानक दरवाजा एक झटके से अपने आप आधा बंद हो गया। रघु ने लालटेन कसकर पकड़ ली। हवा रुकी हुई थी, फिर भी पर्दा हिला, और उसी हिलने में उसे लगा किसी की परछाई खिड़की से भीतर झुकी और बिना आवाज किए बोली, मैं लौटा हूं। कहना मुश्किल था कि यह आवाज उसके कान में पड़ी या सीधे उसके दिल में। उसने गले से निकला सूखा थूक निकला, फिर दृढ़ होकर बोला, अगर तू लौटा है तो बता, तू कौन? अपना नाम बता। परछाई कुछ पल टिकी रही, फिर खामोश हो गई। बाहर चौपाल की दिशा से पगडंडी पर हल्के कदमों की आहट चली, एक छोटी, एक बड़ी, जैसे वहीं दो निशान फिर से आगे बढ़ रहे हों। रघु ने अपनी टोपी उठाई, लालटेन ऊंची की और दहलीज पार करने ही वाला था कि उसकी नजर फिर से कोयले के अक्षरों पर गई, रघु। और उसी क्षण उन अक्षरों के नीचे खुद ब खुद एक और शब्द उभर आया, लौट। लालटेन की लौ इस बार ऐसे कांपी जैसे हवा नहीं, किसी स्मृति ने उसे छुआ हो। रघु ने कदम पीछे खींच लिया। ठीक है, उसने फुसफुसाया, आज की रात यहीं रहकर तेरी राह देखता हूं। उसने सीटी को मेज पर रखा, रजिस्टर बंद किया और खिड़की के पल्ले थोड़े खुले छोड़ दिए, जैसे किसी को बुलावा दे रहा हो। कमरे की खामोशी में दूर से एक हल्की सी हंसी आई, मासूम या खतरनाक पहचानना मुश्किल था। शायद बच्चा, शायद कोई और। उसने लालटेन की बाती थोड़ी नीचे कर दी। लौ नरम हो गई, नींद जैसी। बाहर बरगद की जड़ें अपनी पुरानी कहानियां बुदबुदाने लगीं। भीतर फोटो फ्रेम की आंखें जैसे चौकी पर पहरा दे रही थीं, और दहलीज पर लिखा नाम कोयले की चमक में धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे शब्द जीवित हों। रात लंबी थी, लेकिन रघु ने तय कर लिया, वो भागेगा नहीं, वो यहां रुकेगा, सच का पहरा देगा, और जो लौटा है उससे सामना करेगा, चाहे वो इंसान हो, परछाई हो या याद। दूर कहीं ठाकुर के खेत की दिशा से एक सूखी बेसुरी सरसराहट उठी, जैसे खड़ी फसल में बिना हवा कोई चल पड़ा हो। रघु ने आंखें सिकोड़कर सुनना चाहा। सरसराहट ने उत्तर में एक हल्का सा संकेत छोड़ा, आओ, और फिर सब शांत। रघु ने सांस छोड़ी, लालटेन के पास हाथ सेंके और दीवार से टिक कर बैठ गया, पर आंखें खुली रहीं। नींद धीरे धीरे चौकी पर उतरती गई, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार शिफ्ट बदल रहा हो। और तभी खिड़की की चौखट पर ठीक लौ की झिलमिल में एक काली टोपी का साया उभरा और गायब हो गया, बिना आवाज के। बाहर मिट्टी में फिर से दो ताजे निशान बन चुके थे, इस बार दहलीज से भीतर की तरफ। रघु की आंखें खुलीं तो बाहर हल्की सफेदी फैल चुकी थी। रात शायद बहुत लंबी रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक पल को भी नींद नहीं ली। कमरे में लालटेन अब भी जल रही थी, पर बाती खुद ब खुद नीची हो चुकी थी। दरवाजा आधा खुला था और मिट्टी पर बने दोनों पैरों के निशान अब कमरे के अंदर तक आ गए थे। रघु ने कांपती उंगलियों से दीवार का सहारा लिया। निशान सीध में खिड़की तक गए थे और वहीं गायब हो गए, जैसे कोई अंदर आया हो पर बाहर गया ना हो। उसने सीटी उठाई। पीतल ठंडा था अब। उसने धीरे से फूंक मारी। आवाज बहुत धीमी, लगभग टूटी सी निकली। फिर भी बाहर कहीं झाड़ियों में कोई हिला। रघु दरवाजे तक गया, झांका। तालाब की दिशा में धुंध की परत थी, वही तालाब जहां पुराना चौकीदार आखिरी बार देखा गया था। गांव अब जागने लगा था। औरतें चक्की घुमा रही थीं, बच्चे स्कूल की थैलियां संभाल रहे थे, लेकिन चौकी के आसपास कोई नहीं आता। सब जैसे अनजाने डर से उसे टाल देते। रघु ने कुर्सी बाहर रखी, बैठकर रजिस्टर खोला। दूसरे पन्ने पर कुछ नया लिखा था। जो सच तलाशेगा उसे पहले अपना अतीत ढूंढना होगा। उसने कसम खाई कि यह लाइन पहले नहीं थी। स्याही गीली लग रही थी। राम राम चौकीदार, एक भारी आवाज आई। रघु ने सिर उठाया। ठाकुर लखन सिंह दरवाजे पर खड़ा था, सफेद कुर्ते में, गले में सोने की चेन, पर चेहरे पर कुछ बेचैनी। नया आया है ना तू? पुराने चौकीदार का क्या हाल सुना था? रघु बोला। सुना कि वो अचानक गायब हो गया। ठाकुर की आंखें कुछ पल चमकी, फिर बोला, गायब नहीं हुआ, भाग गया। चोरी की थी उस नीच ने।
रघु ने धीरे से कहा, कौन सी चीज? मेरी जमीन के कागज, गांव के सबूत थे मेरे पास, सब उसने चुरा लिए। अब उसका हिसाब ईश्वर करेगा। ठाकुर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान खाली थी, डर और गुस्से का मिश्रण। तू बस चौकी संभाल, बाकी में मत पड़। रघु ने सिर हिलाया, पर दिल में सवाल उभरा, अगर उसने चोरी की थी तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? और वो तस्वीर चौकी में अब भी क्यों टंगी थी? ठाकुर जैसे कुछ छिपा रहा हो। सांझ फिर धीरे धीरे उतरी। हवा में अब पहले से ज्यादा सर्दी थी। तालाब के पास कुत्ता रो रहा था, बार बार एक ही दिशा में देखकर। रघु ने लालटेन उठाई और तय किया कि आज वहां जाएगा। रास्ते में अम्मा मिली, बोली, मत जा बेटा, रात में तालाब अपनी चीजें खुद ढूंढता है। रघु रुका। अम्मा, अगर मैं नहीं गया तो सच कौन बताएगा? अम्मा ने सिर झुका लिया। फिर जो दिखे उसे सच मत मान लेना। तालाब तक पहुंचते पहुंचते रात पूरी उतर आई थी। मेंढ पर खड़ा रघु देखता रहा। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे शीशा। उसने लालटेन नीचे की, लौ का प्रतिबिंब पानी में कांपने लगा। उसी प्रतिबिंब में उसे अचानक किसी और लालटेन की झिलमिल दिखी, तालाब के दूसरे छोर पर। कौन है वहां? वह चिल्लाया। जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी गूंजी। आवाज औरत की नहीं, बच्चे की भी नहीं, वही जो फोटो में मुस्कुरा रही थी। रघु के पांव मिट्टी में धंस गए। लालटेन हवा से कांपी, पर बुझी नहीं, और तभी तालाब की सतह पर बुलबुले उठे, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। पानी में कुछ तैर रहा था। कपड़े का टुकड़ा? नहीं, वो टोपी थी, वही टोपी जो उसने कल चौकी में देखी थी। अब पानी पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। रघु झुका, टोपी को डंडे से खींचा। टोपी में भीतर एक कागज लिपटा था, भीगा हुआ, आधा फटा। उसने खोला। लिखावट मुश्किल से पढ़ी जा रही थी, लेकिन आखिरी लाइन साफ थी, अगर ये मिला तो समझो मैं अब भी पहरा दे रहा हूं। उसने गर्दन घुमाई। पीछे कोई था, हवा में धुएं सा आकार, आदमी के कद का, सिर पर टोपी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पर चाल वही थी। रघु ने पूछा, कौन है? छाया बोली नहीं, बस तालाब की तरफ इशारा किया, फिर धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। रघु के घुटनों में जैसे ताकत ही ना रही। वो लड़खड़ाकर बैठ गया, कागज को सीने से लगाया। पानी से ठंडी भांप उठी और उसके कानों में वही आवाज फुसफुसाई, मैं लौटा नहीं, मैं यहीं था। उसने आंखें खोली। सामने तालाब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस किनारे की मिट्टी पर 2 ताजे कदमों के निशान थे, और दोनों उसके अपने जूतों के जैसे। रघु चौकी की तरफ लौटा तो आसमान में बादल छा चुके थे। बिजली दूर गिरी। एक पल के लिए चौकी का पुराना फोटो फ्रेम खिड़की में चमका, और रघु को कसम थी उस पल उस फोटो में चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, देख रहा था। रघु चौकी पर लौट आया, पर मन तालाब के पानी की तरह ही बेचैन था। उसने दरवाजा बंद किया, पर लगता था कोई अब भी उसके पीछे चल रहा है। कमरा ठंडा था, लालटेन की लौ छोटी हो चुकी थी। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा और टोपी को मेज पर रखा। उसी समय सीटी अपने आप मेज से लुढ़क कर जमीन पर गिरी, जैसे किसी ने झटका दिया हो। उसने उठाई, देखा, वही सीटी, पर अब उस पर की जंग चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे पॉलिश किया हो। उसने खुद से बुदबुदाया, तू कौन है आखिर? बाहर हवा चली और खिड़की झट से बंद हो गई। रघु उठा, खिड़की खोली तो देखा तालाब की दिशा से धुआं उठ रहा था। धुआं किसी आग का नहीं था, वो ठंडी धुंध थी, लेकिन भीतर से चमकती। उसने लालटेन उठाई और चौकी से नीचे उतरा। रास्ते में मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी गिराया हो। हर कदम पर उसके पैरों के साथ दूसरे पैरों की आहट गूंज रही थी, जैसे कोई कदम कदम पर पीछा कर रहा हो। तालाब के किनारे पहुंचते ही वो रुक गया। पानी शांत, पर बीच में हल्का भंवर बन रहा था। रघु ने नीचे झांका। उसे लगा कोई चेहरा तैर रहा है। आंखें खुली, पर शरीर नहीं। अचानक किनारे की झाड़ियों से सरसराहट आई। रघु मुड़ा। सोनू था, छोटा लड़का, वही जो अम्मा के साथ था। उसके हाथ में एक पुरानी टोपी थी। काका, ये मुझे तालाब के पास मिली थी, उसने कहा। रघु का दिल धड़क उठा। तू अकेला आया? हाँ, मैं रोज यहां खेलता हूं, लेकिन आज तालाब से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। रघु झट से उसके पास गया। नाम लेकर? क्या बोला?
सोनू धीरे बोला। बोला, सोनू, चौकीदार को सच बता दे। रघु ने बच्चे का हाथ पकड़ा। अब तू घर जा, किसी को मत बताना कि तू यहां आया था। सोनू डर गया और भाग गया। रघु ने टोपी अपने हाथ में ली। गीली थी, पर अंदर मिट्टी नहीं, बालों के 2-3 रेशे चिपके थे, किसी के सिर से अभी अभी उतरी हो जैसे। उसने तालाब की ओर देखा। भंवर अब बड़ा हो चुका था। अचानक पानी में से कुछ ऊपर उठा। लकड़ी का डिब्बा, आधा सड़ा हुआ। उसने डंडे से खींचकर बाहर निकाला। डिब्बे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, रजिस्टर देखो। रघु के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। वो चौकी की ओर भागा। कमरे में लौह की गंध थी। लालटेन की लौ अब शांत थी, लेकिन रजिस्टर खुद खुला पड़ा था और उसमें नया पन्ना, साफ, गीला, जैसे तालाब से निकला हो। पहली पंक्ति थी, मैंने सच्चाई लिखी थी, इसलिए मिटा दिया गया। उसने उंगली से नीचे पढ़ा। तारीख 3 महीने पुरानी थी, ठीक उसी दिन की जब पुराना चौकीदार गायब हुआ था। नीचे लिखा था, अगर ठाकुर को सच पता चल गया तो वो पूरे गांव को बेच देगा। रघु की सांस अटक गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। कोई नहीं था, पर छत से एक बूंद पानी टपकी, सीधी उसी पन्ने पर। अक्षर फैल गए, लेकिन आखिरी शब्द और गहरे हो गए, बचाओ। अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। वो बाहर निकला। तालाब की तरफ ठाकुर जा रहा था, हाथ में लालटेन। रघु धीरे धीरे पीछे पीछे गया। तालाब के पास ठाकुर झुककर कुछ मिट्टी खोद रहा था, शायद कुछ छिपा रहा था। रघु चिल्लाया, रुको ठाकुर। ठाकुर हड़बड़ा गया, हाथ से मिट्टी झाड़ी और बोला, तू यहां क्या कर रहा है? रघु ने कहा, जिसे तूने दफनाया था वो अब भी यहीं है और शायद अब जाग चुका है। ठाकुर की आंखें फैल गईं। क्या बकवास है ये? रघु ने लालटेन ऊंची की। मिट्टी हिली, जैसे नीचे से कुछ खिसक रहा हो। ठाकुर पीछे हटा। एक काली टोपी मिट्टी से बाहर आई, वही टोपी। फिर धीरे धीरे टोपी के नीचे की मिट्टी फटने लगी और भीतर से हवा की सिसकी निकली, एक सांस जैसी जो सालों बाद बाहर आई हो। रघु की लालटेन की लौ झिलमिलाई और उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, मैं लौटा नहीं, किसी ने मुझे जगाया है। ठाकुर वहीं गिर पड़ा। रघु पीछे हटा, लेकिन मिट्टी की हर परत जैसे जिंदा हो चुकी थी। वो समझ गया, यहां जो दफन था अब सिर्फ मिट्टी नहीं, एक राज है जो खुद सामने आना चाहता है। रात का आसमान अब लाल था। बिजली दूर कहीं चमकी और तालाब की सतह पर धीरे धीरे 2 परछाइयां उभरी, एक रघु की और दूसरी वही पुराना चौकीदार। रात फिर से उतर चुकी थी। चौकी के चारों ओर सन्नाटा घना था, जैसे गांव की हर आवाज किसी अनदेखे डर में छिप गई हो। रघु ने रजिस्टर को अपने सामने खोला। हवा के हल्के झोंके में पन्ने कांप रहे थे और उसी कांपने में एक नया पन्ना खुला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, अगर मैं लौटा तो कोई नहीं बचेगा। उसने माथे पर पसीना महसूस किया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। शब्द जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों, स्याही अभी तक गीली थी। रघु ने बाहर झांका। बरगद की शाखाओं के नीचे एक परछाई हिल रही थी। वही चाल, वही टोपी। उसने लालटेन उठाई और बरामदे तक पहुंचा। कौन है वहां? परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे दीवार पर सरकती चली गई और रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलट गया। अब जो लिखा था वो और भी भयानक था। जिसे मैं पहचानूंगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। रघु के कानों में जैसे हवा ने सीटी बजाई। दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। वो हिम्मत जुटाकर बाहर गया। कोई नहीं था, सिर्फ दहलीज पर एक ताजी जोड़ी जूतों के निशान और मिट्टी पर कुछ गिरा हुआ। वो झुका। टूटी हुई लाल धागे की माला उसने उठाई। उसके छूते ही कानों में आवाज गूंजी, किसी की भारी सांसें, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर हवा में हल्की फुसफुसाहट। तूने मेरा पहरा ले लिया है, अब सजा भी तेरी है। रघु चौकी में लौटा। अजीब था, दरवाजा अब अंदर से बंद था, जबकि उसने खुला छोड़ा था। लालटेन अपने आप तेज हो गई और उसके प्रकाश में दीवार पर कुछ दिखा। किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा था, ठाकुर ने झूठ बोला। रघु के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वो ठाकुर के घर की दिशा में देखने लगा। दूर हवेली की छत पर हल्की लौ झिलमिला रही थी, जैसे कोई वहां भी जाग रहा हो। अचानक खिड़की के बाहर हलचल हुई। अम्मा थीं।
वे थकी कांपती आवाज में बोली, बेटा लाल धागा कहाँ मिला? रघु बोला, दहलीज पर। अम्मा की आंखें फैल गईं। वो मत पहनना, उस धागे से पहले चौकीदार की लाश बांधी गई थी। रघु सन्न रह गया। क्या मतलब? ठाकुर ने रात में उसे मारा था, कहा कि चोरी की थी, पर सच्चाई कुछ और थी। तो फिर क्यों सब चुप रहे? अम्मा ने कहा, क्योंकि जिसने बोला वो सुबह तक रहा नहीं। रघु के सीने में डर और गुस्सा एक साथ उठा। उसने माला को जमीन पर फेंका। अब ये चौकी उसकी नहीं, मेरी है। मैं पता लगाऊंगा कि क्या हुआ था। अम्मा ने सिर झुकाया, तो याद रखना, जो उसे जगाता है वो खुद चैन से नहीं सोता। रघु ने चौकी का दरवाजा बंद किया और रजिस्टर फिर खोला। पन्ना खुद खुला। इस बार आखिरी पन्ने पर कोने में धुंधली लिखावट थी, जिस दिन लालटेन अपने आप जले समझो वो लौट आया है। रघु ने लालटेन की तरफ देखा। लौ झिलमिला रही थी। उसने उसे बुझाने की कोशिश की, पर बाती अपने आप फिर से जल उठी। हवा बंद थी, फिर भी लौ टिमटिमाई और उसके भीतर किसी चेहरे का आकार बना। वो चेहरा वही चौकीदार, मुस्कुराता हुआ, पर अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। रघु की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? और फिर जैसे जवाब में दीवार पर फोटो फ्रेम गिरा और उसके पीछे छिपा एक छोटा सा कागज उभरा। कागज पर लिखा था, मैं निर्दोष था। उसके नीचे खून सा लाल धब्बा फैला हुआ था। रघु ने वो पन्ना उठाया और देखा। अक्षरों के नीचे किसी के उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहे थे। बाहर से फिर वही दस्तक, थक थक थक। इस बार रघु ने दरवाजा खोला। कोई नहीं, पर आंगन की मिट्टी पर लाल धागे से बंधी एक चिट्ठी पड़ी थी। उसने खोली। सच, अब ठाकुर के खेत में दफन है। रघु ने सीधा ठाकुर की हवेली की तरफ देखा। हवा फिर वहीं सीटी बजाने लगी। रघु ने लालटेन उठाई और ठंडे आसमान के नीचे धीरे धीरे चल पड़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, और हर बार जब वो मुड़कर देखता, बस वही पुरानी परछाई जो अब और पास आती जा रही थी। रघु जब ठाकुर की हवेली के सामने पहुंचा तो हवा में मिट्टी और केरोसिन की गंध थी, जैसे अभी अभी कहीं आग बुझाई गई हो। दीवारों पर पुराने दिए धुंधले जल रहे थे और बरामदे में दो नौकर चौकन्ने खड़े थे। दोनों ने रघु को देखते ही एक दूसरे की ओर घबराकर देखा। कौन है? एक ने पूछा। मैं चौकीदार हूं, रघु ने सख्त आवाज में कहा। ठाकुर से काम है। अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। ठाकुर लखन सिंह खुद दरवाजे तक आया। उसकी आंखों के नीचे काली लकीरें थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या चाहिए इतनी रात को? रघु ने लालटेन ऊंची की। सवालों के जवाब। ठाकुर, ये चौकी क्यों शापित लगती है? हर रात कोई वहां लौट आता है। ठाकुर की गर्दन तन गई, पर होंठ कांपे। तेरा काम सवाल पूछना नहीं, चौकी संभालना है। और अगर चौकी में किसी की आत्मा पहरा दे रही हो तो? रघु ने उसकी आंखों में देखा। तालाब की मिट्टी में कुछ है, और वो तू जानता है। ठाकुर की सांस तेज हो गई। देखो चौकीदार, तेरी नौकरी अभी शुरू हुई है, खत्म भी हो सकती है। तालाब, चौकी सब मेरी जमीन पर है। रघु बोला, पर जो दफन है वो जमीन का नहीं, जमीर का हका है। ठाकुर कुछ कह पाता, उससे पहले पीछे से एक नौकर भागता हुआ आया। मालिक, खेतों में आग लग गई है। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन आग लगाएगा इस वक्त? वह दौड़ा। रघु उसके पीछे। खेतों की तरफ पहुंचते ही दोनों रुक गए। आधे खेत में आग नहीं, बल्कि लाल रोशनी थी। कोई जलन नहीं, पर हर पौधे के ऊपर हल्की लौ झिलमिला रही थी, जैसे आत्माओं ने दीपक जलाए हों। हवा में सीटी जैसी आवाज थी, वही जो चौकी के आसपास सुनाई देती थी। रघु ने धीरे कहा, देखा ठाकुर, ये आग नहीं, चेतावनी है। ठाकुर चिल्लाया, चुप रहो, ये सब तेरे आने के बाद हो रहा है। तू ही अशुभ है। रघु शांत रहा। अगर मैं अशुभ होता तो तालाब का सच मुझे क्यों दिखता? वो रजिस्टर क्यों बोलता? ठाकुर हंसा, लेकिन हंसी कांप रही थी। रजिस्टर? वो तो मैंने खुद लिखा था, उसके पन्नों में अब झूठ है। रघु ने पास जाकर कहा, नहीं ठाकुर, उसमें तेरी सच्चाई दबी है। तूने पहले चौकीदार को मारा और अब उसका साया तुझसे हिसाब मांगने आया है। ठाकुर की आंखें फैल गईं। तू बकवास कर रहा है। मैंने बस उसे सजा दी थी क्योंकि उसने कागज चुराए थे। कागज या तेरे राज? रघु ने ताना मारा।
हवा में अचानक धुएं की गंध और तेज हो गई। रात की हवा ठंडी थी, पर ठाकुर के माथे पर पसीना झलक आया। तभी खेत के बीच से किसी के चलने की आवाज आई, चर्र चर्र। दोनों ने देखा, अंधेरे में वही पुरानी चौकीदार की आकृति। लालटेन की झिलमिल में उसका चेहरा साफ दिखा, आधा धुएं में आधा रोशनी में। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस ठाकुर की तरफ देख रहा था। ठाकुर पीछे हट गया। तू मर चुका है, आवाज आई। मर गया था, पर सच को दफनाने वालों से पहले नहीं। रघु ने महसूस किया, जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही थी। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों। वो लौट आया है। वो लौटा नहीं था, वो यहीं था। ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने गलती की थी, मैंने डर के मारे झूठ बोला था, बस डर के मारे। रघु ने लालटेन जमीन पर रख दी। लौ सीधी उठी और उसी रोशनी में तालाब की दिशा चमकी, जैसे वहां से किसी ने इशारा किया हो। ठाकुर ने कांपते हुए सिर झुकाया। क्या चाहिए तुझे? रघु ने शांत स्वर में कहा। सिर्फ स्वीकारोक्ति। ठाकुर की आवाज टूटी। हाँ, मैंने उसे मारा था। वो मेरे कागज लेकर भागा था, पर वो कागज झूठे थे। मुझे डर था सच उजागर हो जाएगा। रघु ने कहा, अब डर खत्म कर ठाकुर, सच खुद लौट आया है। ठाकुर रो पड़ा। हवा की सीटी अब धीमी हो गई। खेतों की लपटें एक एक कर बुझ गईं। बस राख और मिट्टी की गंध बची। लेकिन जब रघु ने नजर उठाई तो पुराना चौकीदार गायब था। बस वहां एक टोपी रखी थी और उसके नीचे लाल धागा। रघु ने टोपी उठाई, देखा, अंदर लिखा था, ध्यान रखना, मैं अभी गया नहीं हूं। रात के उस सन्नाटे में जब सब कुछ थम सा गया था, तभी हवा में राख की गंध फिर से उठी। रघु और ठाकुर दोनों ने एक साथ खेत की तरफ देखा। अब भी कुछ पल पहले जिन लपटों ने शांत हो जाना था, अब वे फिर से जल उठीं। लेकिन इस बार आग असली थी। ताज़ा धुआं, जलते पत्तों की सड़ांध और हवा में गूंजती वही सीटी, लंबी खिंची हुई, जैसे कोई अपनी मौजूदगी जताना चाहता हो। रघु ने कहा, ये आग खुद नहीं लगी ठाकुर, किसी ने लगाई है। ठाकुर कांपती आवाज में बोला, कौन करेगा ऐसा? अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, रघु बोला, अभी कुछ बाकी है। वो दोनों आग की ओर भागे। खेत की मिट्टी गर्म थी, पर आग किसी एक हिस्से में केंद्रित थी, ठीक उसी जगह जहां ठाकुर कुछ दिन पहले नया कुआं खुदवा रहा था। रघु को याद आया, अम्मा ने कहा था कि कुएं की खुदाई में कुछ हड्डियां निकली थीं जिन्हें ठाकुर ने दबा दिया था। आग के पास जाकर रघु ने मिट्टी हटाई। भीतर से टूटी हुई लकड़ी, जली कपड़े की झिल्ली और एक लोहे की अंगूठी निकली। उस पर उभरा था एक नाम, रघुनाथ। रघु का दिल जैसे वहीं रुक गया। उसका पूरा नाम भी यही था। लेकिन अब वो समझ गया, पुराने चौकीदार का भी यही नाम था। ये कैसे हो सकता है? ठाकुर पीछे हट गया। नाम भी वही, चेहरा भी वही। क्या तू इंसान है या? रघु ने उसे रोका। डर मत ठाकुर, मैं जीवित हूं, लेकिन किसी ने चाहा है कि मैं यहां आऊं, शायद उसी की अधूरी कहानी पूरी करने। बिजली गिरी पास के पेड़ पर। धूल और आग की लपटें उड़ी। खेत की सीमाओं पर खड़ी परछाइयां जैसे हिलने लगीं। कई आकृतियां एक साथ, कुछ छोटे, कुछ ऊंचे, जैसे गांव के वो लोग जो बरसों से गुम थे। एक औरत की आवाज आई, सच अब सबको सुनाना होगा। ठाकुर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में किया था। पर हवा ठंडी पड़ गई। लौ अचानक नीली हो गई और उसमें चौकीदार की आकृति साफ दिखी, अब और करीब। उसका चेहरा आधा जला हुआ, मगर आंखों में गहरी शांति थी। उसने रघु की तरफ देखा, जैसे उसे पहचान गया हो। रघु ने धीमे स्वर में कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? आवाज आई, मेरा नाम साफ कर दे, दुनिया को बता दे मैं चोर नहीं था। मैंने सच छिपाया लेकिन चोरी नहीं की। रघु बोला, सच क्या था? छाया बोली, ठाकुर ने जमीन के नकली कागज बनवाए थे, मैंने उन्हें छिपा दिया ताकि गांव बच जाए, पर उसने मुझे झूठा कहकर दफना दिया। रघु के होंठ कांप गए। उसने ठाकुर की तरफ देखा। ठाकुर रो रहा था, मिट्टी में सिर झुकाकर। मैं डर गया था, मुझे लगता था अगर कागज बाहर आए तो सब खत्म हो जाएगा। अब तू खत्म नहीं होगा ठाकुर, रघु बोला। सच से कोई खत्म नहीं होता, झूठ से होता है। हवा में एक पल के लिए खामोशी छा गई। आग की लपटें अपने आप शांत हो गईं।
राख के बीच वही अंगूठी पड़ी थी, अब चमक रही थी। रघु ने उसे उठाया। गर्म नहीं थी बल्कि ठंडी, जैसे आत्मा ने उसमें सुकून छोड़ दिया हो। ठाकुर उठा, कांपती आवाज में बोला, अब वो जाएगा ना? रघु ने सिर हिलाया। तब तक नहीं, जब तक उसका सच सबके सामने ना आए। दोनों ने खेत की मिट्टी ढकी। जैसे ही उन्होंने आखिरी मुट्ठी फेंकी, हवा में वो सीटी फिर बजी। इस बार तीखी नहीं, कोमल, जैसे किसी ने पहरा बदलने का संकेत दिया हो। रघु ने लालटेन उठाई। लौ अब पीली नहीं, हल्की नीली थी। उसने ठाकुर से कहा, कल सुबह चौपाल में सबको बुलाओ, अब सच्चाई बोलेगी, इंसान नहीं। ठाकुर ने सिर झुका लिया। वो जानता था अब कुछ छिप नहीं सकता। रात के आखिरी पहर में जब दोनों चौकी लौटे तो दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं, लेकिन मेज पर रजिस्टर फिर खुला था। आखिरी पंक्ति में लिखा था, अब मेरा काम तू कर, मेरा नाम मिटा दे, अपना लिख। रघु ने पेंसिल उठाई, धीरे धीरे नीचे लिखा, चौकीदार रघुनाथ, नया पहरेदार। स्याही फैल गई, पर शब्द साफ थे। उसी पल हवा में वही नीली लौ चमकी और दीवार पर टंगा फोटो फ्रेम खुद झूल गया। पुराने चौकीदार की मुस्कान अब शांत थी, जैसे किसी ने आखिरकार उसे सुना हो। रघु ने गहरी सांस ली। अब शायद वो सच में चला गया, उसने बुदबुदाया। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, तालाब की दिशा से एक नई सीटी गूंजी, धीमी पर जिंदा। सुबह गांव की गलियों में हलचल थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें चक्की के पास बातें कर रही थीं, लेकिन आज उनकी बातचीत कुछ अलग थी। कोई धीरे से कह रहा था, कल रात मैंने चौपाल के पास चौकीदार को देखा। दूसरा जवाब देता, अरे मैंने भी देखा, लेकिन उसी वक्त वो चौकी में भी था। रघु जब चौकी पहुंचा तो उसने देखा कि उसके रजिस्टर का पन्ना अपने आप खुला हुआ है। पंक्तियां वही थीं, लेकिन कोने में एक नई लाइन जुड़ गई थी, दो पहरेदार कभी एक साथ चैन से नहीं रह सकते। उसने माथे पर हाथ रखा। अब ये सब कहाँ खत्म होगा, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा आई थीं, चेहरे पर डर की झलक। बेटा, उन्होंने कहा, रात को मैंने किसी को चौकी के बाहर खड़ा देखा, तेरे जैसा ही, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस देख रहा था। रघु बोला, शायद कोई और होगा। अम्मा ने सिर हिलाया। नहीं, वो तू ही था, पर आंखें लाल थीं। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत बाहर निकला और बरगद की तरफ गया। जमीन पर जूतों के दो निशान, और दोनों एक जैसे। उसने अपने पांव वहां रखे, पूरी तरह मेल खाते। ये क्या हो रहा है? उसी वक्त सोनू भागता हुआ आया, हांफता हुआ। काका, ठाकुर के खेत के पास तू खड़ा था ना? मैं? रघु ने चौकी की ओर इशारा किया। मैं तो यहां हूं। सोनू की आंखें फैल गईं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, तू तालाब के किनारे खड़ा था, वही लालटेन लिए हुए। रघु अंदर दौड़ा। लालटेन वहीं रखी थी। वो अब समझ चुका था, कोई उसकी तरह दिखने वाला या उसकी ही परछाई अब उसके साथ साथ चल रही है। रात आई तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पत्ते भी धीमी सरसराहट में कुछ कह रहे थे। रघु ने तय किया, आज वो देखेगा सच क्या है। उसने चौकी की खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक तालाब की दिशा से एक धीमी रोशनी उठी, लालटेन जैसी। वो उठा, अपनी लालटेन लेकर बाहर निकला, पर जो दृश्य उसके सामने था उसने उसकी सांस रोक दी। तालाब के किनारे कोई खड़ा था, ठीक उसकी तरह, वही वर्दी, वही चाल, वही चेहरा। रघु ने पुकारा, कौन है? परछाई ने सिर उठाया और मुस्कुराई, वही मुस्कान जो पुराने फोटो में थी। उसने कहा, तू सोने क्यों नहीं देता? अब मेरा पहरा तू ले चुका है तो मुझे चैन से जाने दे। रघु आगे बढ़ा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जगह लूं तो पहले मुझे सच जानने दे। तू कौन था? तेरा क्या नाम था? परछाई ने जवाब दिया, रघुनाथ। वही जो तू है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब हम दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से। आवाज आई, एक ने न्याय चुना, दूसरे ने पहरा। रघु ने देखा, परछाई का चेहरा धीरे धीरे मिट्टी जैसा हो रहा था और उसकी आंखें नीली लौ में बदल रही थीं। ठाकुर का सच अब सबको पता है। रघु बोला, तू अब चैन से जा सकता है। पर आत्मा हंसी, नहीं रघु, जब तक गांव में डर जिंदा है मैं नहीं जाऊंगा। ठीक उसी वक्त गांव के दूसरे छोर से किसी और सीटी की आवाज आई, वही जो वो हमेशा सुनता था। अब दोनों दिशाओं से सीटी बज रही थी,
एक उसकी जेब में रखी सीटी से और दूसरी तालाब की दिशा से। हवा ठहर गई, झींगुरों की आवाज थम गई। रघु ने लालटेन ऊंची की। तालाब की सतह पर अब दो परछाइयां थीं, एक उसकी और एक ठीक वैसी ही, थोड़ा धुंधली मगर जिंदा। आवाज आई, अब से दो चौकीदार हैं, एक दिन का एक रात का। रघु ने धीरे से कहा, अगर तू रात का है तो मैं दिन का बनूंगा। परछाई ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, और जब दिन और रात मिलेंगे तब मैं सच में चला जाऊंगा। फिर वो धीरे धीरे धुंध में खो गई। रघु ने आसमान की तरफ देखा, चांद आधा था। उसने बुदबुदाया, जब पूरा होगा शायद वो भी चला जाएगा। वो लौटने लगा, मगर उसकी पीठ के पीछे कदमों की आवाज अब भी चल रही थी, ठीक उसकी चाल में, बराबर, बिना किसी अंतर के। रात शांत थी, लेकिन वो सन्नाटा अब रघु को डर नहीं दे रहा था, बल्कि बुला रहा था, जैसे चौकी खुद उससे कुछ कहना चाहती हो। बरगद की शाखाओं की परछाई कमरे की दीवार पर नाच रही थी, और नीचे से लकड़ी के तख्ते चरमराने की आवाजें आ रही थीं। रघु ने लालटेन उठाई और जमीन पर झुक गया। फर्श के बीचों बीच की मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसने हाथ से थपथपाया। खोखली आवाज आई, ये जमीन तो खाली लगती है। उसने बुदबुदाया। उसने तख्ता उठाने की कोशिश की, पर वो अटक गया। उसने रजिस्टर में रखी लोहे की कील ली और जोर लगाया। तख्ता हिला और नीचे से ठंडी हवा निकली, बासी, गीली और मिट्टी की सड़ी गंध से भरी हुई। लालटेन की लौ कांपने लगी। उसने नीचे झांका। सीढ़ियां थीं जो अंधेरे में उतर रही थीं। एक पल को रघु ने सोचा कि सुबह तक इंतजार करे, पर फिर उसे वो लाइन याद आई, सच चौकी के नीचे है। उसने लालटेन कसकर पकड़ी और नीचे उतर गया। पहली सीढ़ी पर ही धूल का गुब्बार उड़ा। दीवारों पर पुराने दिए लगे थे जो अब राख में बदल चुके थे। कुछ जगहों पर नाखूनों से खुरचे निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। रघु का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन नीचे अंधेरे में उसे कुछ चमकता दिखा। वो झुका। वहां टूटी हुई सीटी पड़ी थी, वहीं जैसी चौकी में रखी थी। उसके बगल में पुराने जूतों का जोड़ा था, आधे सड़े हुए, और सबसे कोने में पत्थर की दीवार के पास एक पीतल का ताला लगा संदूक रखा था। उसने संदूक छुआ। ठंडा था, लेकिन अंदर से किसी हल्की धड़कन की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे ताला तोड़ा। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना नोटबुक जिसके पन्ने पानी से सड़े हुए थे, पर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर कोई रघुनाथ ये पढ़ रहा है तो समझो मैं अब भी यहां कैद हूं। रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। नीचे हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने लालटेन को आगे बढ़ाया। दीवार के कोने में किसी की छाया हिली। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वहीं फुसफुसाहट, मत खोल, मत खोल। रघु डर के बावजूद आगे बढ़ा। उसने देखा, दीवार में एक पुरानी ईंट हिली हुई थी। उसने उसे हटाया और भीतर से लिपटा हुआ कपड़े का पूड़ा निकला। खोला। अंदर कागज थे, पुराने, पीले और किनारों से जले हुए। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ये ठाकुर के नकली जमीन के कागज हैं। जिसने इन्हें छिपाया उसने अपनी जान दे दी। अब सब साफ था। पुराना चौकीदार बेगुनाह था। उसने गांव को बचाने के लिए झूठा कलंक सहा, और शायद इसी जगह उसे दफनाया गया था। रघु ने कांपते हाथों से वो कागज अपने सीने से लगा लिया। उसी पल दीवार से हवा का तेज झोंका निकला। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, धन्यवाद। फिर अचानक सीढ़ियों से ऊपर की ओर कदमों की आहट हुई। कोई भागकर बाहर जा रहा था। रघु ऊपर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। बाहर कोई नहीं, पर लालटेन अपने आप जल चुकी थी, और दीवार पर उसी फोटो फ्रेम के नीचे किसी ने कोयले से लिखा था, अब सच उजागर करो। रघु ने सांस छोड़ी। हां, अब वक्त आ गया है। वो संदूक से मिले सारे कागज लेकर चौपाल की ओर बढ़ा। आसमान में बादल थे, हवा में बिजली। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, बिना आवाज, बिना साया, पर मौजूद। गांव के बीचों बीच उसने लालटेन जमीन पर रखी और चिल्लाया, गांव वालों, ये है वो सच जिसे 3 साल पहले मिट्टी में दफन कर दिया गया था। गांव वाले इकट्ठे हुए। ठाकुर भी आया, चेहरा पीला, आंखों में डर। रघु ने कागज सबके सामने खोले। देखो, यही असली जमीन के दस्तावेज हैं।
पुराने चौकीदार ने इन्हें छिपाया था ताकि ये गांव ठाकुर की झूठी पकड़ में न जाए, पर उसने उसकी हत्या की और उसे चोर बना दिया। गांव में सन्नाटा फैल गया और तभी हवा में सीटी गूंजी, वही पुरानी सीटी। इस बार सबने सुनी और सबने देखा। तालाब के पास एक हल्की नीली रोशनी उठी और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। रघु ने सिर झुका लिया। अब तेरा काम पूरा हुआ भाई, उसने कहा। लालटेन की लौ झिलमिलाई और चौकी की ओर से एक हल्की हंसी की गूंज आई। फिर सब शांत। उस रात गांव पर अजीब सी चुप्पी थी। हवा न थी, न झिंगुरों की आवाज। बस चौकी के पास लगे पुराने नीम की पत्तियां सूखी सी झूल रही थीं। रघु ने चौकी का दरवाजा बंद किया, पर उसे साफ महसूस हुआ बाहर कोई है, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत पास। रघु ने लालटेन उठाई। लो, हल्की नीली हो गई। उसने धीरे से पूछा, कौन? जवाब में सन्नाटा। फिर खिड़की की दरार से ठंडी हवा अंदर आई और उसी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट घुली। रघु। आवाज इतनी पास थी कि उसे लगा जैसे उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने नाम लिया हो। रघु मुड़ा। खाली कमरा, पर मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान, ठीक वैसे जैसे पिछली बार थे। वो धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान चौकी के पिछले दरवाजे से निकलकर तालाब की ओर जा रहे थे। रघु ने लालटेन ऊंची की। तालाब का पानी इस बार शांत नहीं था, हल्की लहरें बन रही थीं। उसने देखा, पानी की सतह पर कोई खड़ा है। वही चौकीदार, वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति नहीं, बेचैनी थी। रघु बोला, मैंने सबको सच बता दिया, अब तुझे क्या चाहिए? छाया बोली, तूने सच बताया, पर सबने माना नहीं। क्या मतलब? ठाकुर ने माफी मांगी, पर उसके बेटे ने नहीं। वही अब मेरे खिलाफ है, वही आग फिर जलाएगा। रघु के गले में सूखा लार उतर गया। तो अब क्या करेगा तू? आवाज आई, अब मैं नहीं, तू करेगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कौन झूठा है। तालाब का पानी हिला और उसके बीच एक आकृति उभरी। ठाकुर का जवान बेटा विनोद। उसकी आंखों में नफरत थी, हाथ में मशाल। वो खेत की तरफ जा रहा था। रघु दौड़ा। रुक विनोद। विनोद ने पीछे देखे बिना कहा, मेरे बाप को तेरा जादू पागल कर गया है, अब मैं इस चौकी को ही जला दूंगा। रघु ने तालाब की दिशा में देखा। वही परछाई खड़ी थी, जैसे किसी नाटक का निर्देशक। उसने हाथ से इशारा किया, अब तेरा पहरा शुरू। रघु चौकी पहुंचा तो हवा गर्म थी। विनोद दरवाजे पर मशाल लिए खड़ा था। ये जगह अपशकुन है, वो चिल्लाया। इस चौकी से सब अनहोनी शुरू हुई। रघु ने आगे बढ़कर कहा, अपशकुन नहीं, अपराध की सजा है। विनोद ने मशाल झटका, पर हवा का झोंका उठा और मशाल खुद ब खुद बुझ गई। दोनों सन्न रह गए। तभी दीवार से एक नीली लौ निकली और चौकी के कोने में वही पुराना चौकीदार उभरा, आधी आत्मा आधा धुआं। उसने विनोद से कहा, तेरे पिता ने मेरी गलती मानी, अब तू मान ले। विनोद डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, तू मर चुका है। आवाज आई, हाँ, पर तेरे झूठ ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। रघु ने देखा, विनोद के हाथ से मशाल गिर गई। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहते हुए बोला, मैंने ही खेत में वो आग लगाई थी, मुझे लगा इससे डर खत्म हो जाएगा। आवाज नरम हो गई, अब सच बोल दिया तूने, अब डर भी चला जाएगा। हवा एकदम शांत हो गई। नीली लौ धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। रघु ने महसूस किया, कमरे की दीवारों पर जमी धूल जैसे किसी ने पोंछ दी हो। लालटेन की लौ सीधी उठी, बिना कांपे। विनोद ने सिर झुका लिया, अब मैं भी पहरा दूंगा, ताकि कोई और गलत ना हो। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। बाहर से हल्की बारिश शुरू हो गई, पहली बार उस गांव में बरसों बाद। आसमान से पानी गिर रहा था, पर तालाब का पानी बिल्कुल शांत। उसके बीच से एक नीली रेखा उठी, धीरे धीरे हवा में घुल गई। रघु ने ऊपर देखा, फोटो फ्रेम की मुस्कान अब पूरी थी। नीचे वही पुराना रजिस्टर खुद ब खुद खुल गया और उस पर लिखा था, पहरा पूरा हुआ, अब चैन है। वो मुस्कुराया, रजिस्टर बंद किया और चौकी के बाहर गया। आसमान साफ था, हवा ठंडी और मिट्टी से भाप उठ रही थी। उसे महसूस हुआ कोई उसके साथ चल रहा है, लेकिन इस बार परछाई नहीं, बस सुकून। रघु ने आखिरी बार चौकी की तरफ देखा। लालटेन की लौ धीरे से बुझ गई, जैसे कह रही हो, अब मैं सच में चला गया। सुबह की हल्की धुंध चौकी के दरवाजे से अंदर घुस रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ बेचैनी घुली हुई थी।
रघु रात भर जागता रहा था। नींद आंखों में नहीं थी, बस एक सवाल बार बार घूम रहा था, वो मैं ही था या कोई और। वो उठा। लालटेन बुझी हुई थी, मगर शीशे पर किसी के हाथ के निशान थे, 5 उंगलियों के, ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। उसने शीशे को पोंछा और उसी वक्त रजिस्टर अपने आप खुल गया। इस बार उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आजा। रघु ने सांस भरी और बाहर निकला। धूप हल्की थी, लेकिन बरगद की छाया गहरी। उसने देखा, तालाब की दिशा में फिर वही नीली चमक। वो बढ़ा, कदम दर कदम। हर बार मिट्टी थोड़ी ठंडी होती गई, हवा और भारी। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, पानी के ऊपर कोई खड़ा है। इस बार परछाई नहीं, वो खुद था। चेहरा, वर्दी, चाल सब वैसा ही। सिर्फ एक फर्क, दूसरे रघु की आंखों में कोई सफाई नहीं थी, वहां भीतर एक तूफान था। तू कौन है? रघु ने पूछा। आवाज आई, मैं वो हिस्सा हूं जिसे तू मानने से डरता है। मैं वो रघुनाथ हूं जो मर गया था, और तू वो है जो उसकी जगह जी रहा है। रघु पीछे हटा। नहीं, मैं असली हूं। असली? छाया हंसी। असली वही होता है जो सच्चाई से भागे नहीं। तू सच्चाई से भाग रहा है, मेरे दर्द से, मेरे अंत से। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई, पानी में नीली लहरें उठने लगीं। रघु ने लालटेन उठाई और उसका उजाला दोनों के बीच गिरा। दोनों की परछाइयां जमीन पर एक जैसी दिखीं, एकदम एक। अगर तू मैं है तो तू चाहता क्या है? रघु ने पूछा। आवाज आई, मुक्ति। पर मुक्ति किसी एक की नहीं, दोनों की होगी। जब तक तू स्वीकार नहीं करेगा कि तेरे भीतर मेरा अंश है, तब तक कोई चैन नहीं पाएगा। रघु की आंखें नम हो गईं। मैंने सबको सच बताया, तेरा नाम साफ किया, और क्या करूं? अपने भीतर झांक, आत्मा बोली। जिस डर से मैंने हार मानी थी, वही अब तेरे अंदर पल रहा है, अकेलेपन का डर। तू भी मेरे जैसा हो जाएगा अगर इस चौकी से बंधा रहा। हवा की गति बढ़ी, पानी से भाप उठने लगी। चारों ओर अंधेरा फैल गया, जैसे दिन अचानक खत्म हो गया हो। रघु ने महसूस किया, जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है, जैसे कोई गहरी सांस भीतर से निकलने को हो। अगर मैं तेरी मुक्ति हूं, उसने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? दूसरा रघु बोला, सीटी बजा। वही सीटी जो मैंने आखिरी बार बजाई थी, उसे बजा और जो होगा उसे स्वीकार कर। रघु ने जेब से पीतल की सीटी निकाली। उसकी सतह ठंडी थी, मगर उसमें किसी की धड़कन जैसे गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और फूंक मारी। सीटी की आवाज हवा को चीरती हुई तालाब के ऊपर फैल गई। अचानक नीला धुआं उठा और दोनों रघु एक दूसरे के सामने आ गए, इतनी पास कि दोनों की सांसें एक हो गईं। आत्मा बोली, अब तू और मैं अलग नहीं रहेंगे, तू मेरा अधूरा हिस्सा पूरा करेगा। रघु ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तेरा वादा निभाऊंगा। ये चौकी अब कभी बेगुनाह का खून नहीं देखेगी। धुआं धीरे धीरे मिट्टी में उतरने लगा। रघु ने देखा, दूसरा, वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आकृति हल्की होती जा रही थी। अब जा, आत्मा बोली, और चैन से जी। रघु के गाल पर ठंडी हवा की थपकी लगी, जैसे किसी ने प्यार से अलविदा कहा हो। फिर सब शांत। तालाब फिर वैसा ही हो गया, स्थिर और निःशब्द। रघु ने नीचे देखा। जमीन पर वही अंगूठी पड़ी थी जिस पर लिखा था रघुनाथ। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में पहन लिया। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी और तालाब की सतह से नीली झिलमिलाहट गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक चौकीदार था, लेकिन उसकी आंखों में 2 जिंदगियां झलकती थीं। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब पहरा सिर्फ रात का नहीं, आत्मा का भी होगा। सुबह का सूरज लाल था, जैसे रात की आखिरी आग अब भी आसमान में झिलमिला रही हो। रघु चौकी के बाहर बैठा था, हाथ में वही रजिस्टर, और उसके भीतर अब सिर्फ खाली पन्ने, मानो सारा अतीत खुद ही मिटा दिया गया हो। लेकिन गांव में अब भी डर था, और उस डर की जड़ थी ठाकुर। ठाकुर पिछले 2 दिनों से बाहर नहीं निकला था। हवेली की खिड़कियां बंद और भीतर से कभी कभी चीख जैसी कोई आवाज। गांव के लोग कहते, उसे चौकीदार की आत्मा सता रही है। कोई कहता, वो अपने पापों के नीचे दब गया है। रघु ने ठान लिया, आज सब खत्म करेगा। वो हवेली पहुंचा। दरवाजा अर्ध खुला था, अंदर अंधेरा और धुएं की गंध। झूमर टेढ़ा लटक रहा था और फर्श पर टूटी शराब की बोतलें। ठाकुर कुर्सी पर बैठा था, सूखे होंठ, लाल आंखें और कांपते हाथ। तू आ ही गया।
उसने कहा, अब तो चैन मिल जाएगा। रघु ने कहा, सच को बोलने से डर लगता है ठाकुर। ठाकुर हंसा, पर वो हंसी पागलपन से भरी थी। सच? अब सच क्या बचेगा रघु? मैंने तो खुद को भी झूठा बना लिया है। रघु ने आगे बढ़कर कहा, तेरे बेटे ने सब मान लिया। उसने अपनी गलती कन्फेस की। अब तेरी बारी है। तू अगर सच नहीं बोलेगा तो तेरा डर तेरी जान ले लेगा। ठाकुर उठने की कोशिश में गिर पड़ा। वो लौट आता है हर रात। कौन? वो। उसने कांपते हाथ से चौकी की दिशा में इशारा किया। वो रघुनाथ। मैंने उसे तालाब में नहीं दफनाया था रघु। मैंने उसे चौकी के नीचे छोड़ा था, ताकि उसका साया हमेशा वहीं रहे, मेरे रहस्यों की रखवाली करे। रघु की आंखें फैल गईं। तो तू ही उसकी मौत का असली जिम्मेदार था? ठाकुर ने सिर हिलाया। मैंने ही मारा था उसे। पीठ पर चोट मारी, वो गिरा, सांसें रुक गईं, पर वो मरने से पहले कह गया, मैं लौटूंगा। और वो लौटा। अचानक हवेली की दीवारों पर छाया दौड़ गई। खिड़कियों से हवा अंदर आई। दिए अपने आप जल उठे। ठाकुर चीख पड़ा, देख, वो आ गया। कमरे की हवा नीली हो गई। रघु ने देखा, सामने वही आकृति, चौकीदार की आत्मा, अब शांत नहीं, क्रोधित। उसने कहा, मैंने तुझे वक्त दिया था ठाकुर, पर तूने फिर झूठ बोला। ठाकुर घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे। माफी तब मिलती है जब सच्चाई खुद जिंदा रहे। आत्मा बोली, तूने मुझे मिट्टी में छिपाया, अब वही मिट्टी तुझे ले जाएगी। अचानक जमीन हिलने लगी। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ीं, छत से धूल गिरी। ठाकुर रघु की तरफ बढ़ा। बचा ले मुझे। रघु पीछे हटा। तेरा हिसाब तू खुद चुकेगा। आत्मा की नीली लौ ठाकुर को घेरे लगी। उसकी चीखें गूंजने लगीं, पर कुछ ही पल में सब शांत हो गया। जब धुआं छंटा तो वहां सिर्फ राख थी और एक पुरानी टोपी। रघु ने लालटेन उठाई। आत्मा अब शांत थी। उसने रघु की ओर देखा। इस बार पहली बार मुस्कुराई, बिना डर, बिना गुस्से के। अब सब खत्म हुआ, रघु ने कहा। आवाज आई, नहीं, अब शुरू होगा, क्योंकि अब सच्चाई जिंदा है। रघु की आंखों में नमी थी। अब तू जाएगा? आत्मा ने सिर हिलाया। अब तू मैं है और मैं तू, बस यही मुक्ति थी। लौ धीरे धीरे ऊपर उठी और हवा में विलीन हो गई। जब रघु बाहर निकला तो सूरज पूरी तरह उग चुका था। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े थे। किसी ने पूछा, ठाकुर कहाँ है? रघु ने कहा, जहां उसका सच उसे ले गया। गांव में पहली बार लोग चौकी के पास आए। अब वहां कोई डर नहीं था, बस हल्की नीली रोशनी, जैसे किसी की आत्मा अब भी पहरा दे रही हो, मगर शांति से। रघु ने चौकी की दीवार पर नया बोर्ड लगाया, गांव का पहरेदार रघुनाथ। नीचे लिखा, अब हर रात सिर्फ सच्चाई जागेगी। हवा चली। लालटेन अपने आप जल उठी, बिना किसी बाती के, और रघु ने मुस्कुराकर कहा, अब पहरा सिर्फ चौकी का नहीं, इंसानियत का है। परसों में पहली बार गांव के आसमान में बादल नहीं थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों के बीच से आती धूप मिट्टी को सोने की परत सी चमका रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रघु के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठाकुर का अंत हो चुका था, झूठ जल गया था और आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कम से कम उसने ऐसा ही सोचा था। पर चौकी के आसपास अब भी हवा भारी लगती थी। रात में कभी कभी लालटेन अपने आप जल उठती और बरगद की पत्तियां बिना हवा के हिलती। रघु चौकी के बरामदे में बैठा सोच रहा था, शायद अब मुझे गांव छोड़ देना चाहिए। पर जैसे ही उसने ये सोचा, रजिस्टर अपने आप खुल गया। पन्ने खाली थे, लेकिन बीच में हल्की सी लिखावट उभरी, अधूरा काम मत छोड़। उसने सांस रोकी। अधूरा काम? उसने फुसफुसाया। अब क्या बचा है? रात हुई तो गांव फिर शांत हो गया। सब घरों में दिए बुझ गए, लेकिन चौकी पर वो लालटेन फिर जल उठी। इस बार बिना लौ के, सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी के साथ। रघु ने महसूस किया कि इस बार वो रोशनी बुला नहीं रही, इंतजार कर रही थी। वो अंदर गया, लालटेन के पास बैठा और बोला, अगर कुछ बाकी है तो दिखा। कमरे में अचानक हल्की सरसराहट हुई, जैसे किसी ने चारपाई के नीचे कुछ सरकाया हो। रघु झुका, देखा, एक पुराना लकड़ी का खिलौना पड़ा था, आधा टूटा हुआ। वो उठा। उस पर किसी बच्चे का नाम लिखा था, राधिका। रघु को याद आया, गांव की बुजुर्ग अम्मा ने बताया था कि पुराने चौकीदार की एक छोटी बेटी थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां के मरने के बाद वो गायब हो गई थी।
कोई नहीं जानता था वो कहाँ गई। रघु के गले में कुछ अटक गया तो यही अधूरा था। अगली सुबह वो अम्मा के घर गया। अम्मा, क्या पुराने चौकीदार की कोई बेटी थी? अम्मा की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, राधिका। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। उस रात जब उसके बाप को मरा हुआ बताया गया, वो डर के मारे भाग गई थी, फिर कभी लौटी नहीं। रघु बोला, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढूंगा। अम्मा ने कांपते हाथ से उसका सिर छुआ। अगर तुझे वो मिल जाए तो समझना चौकी अब सच में पवित्र हो गई। 3 दिन लगे। जंगल के पार नदी किनारे के एक छोटे बस्ती में रघु को वो लड़की मिली। अब वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आंखें वैसी ही थीं जैसी तस्वीरों में थीं। क्या तुम चौकीदार की बेटी राधिका हो? लड़की चौंकी। आपको यह नाम कैसे पता? रघु ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया ताकि तुम्हें वापस लाऊं। वो देर तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, मुझे हमेशा लगता था कि वो मरे नहीं हैं। मैं रातों में सीटी की आवाज़ें सुनती थी, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। रघु मुस्कुराया। वो अब भी दे रहे हैं, लेकिन अब चैन से। वो दोनों गांव लौटे। चौकी के सामने खड़े हुए तो लालटेन अपने आप जल उठी। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। यही जगह थी जहां वो हर रात मुझे कहानी सुनाते थे। रघु बोला, तो आज तू उनकी आखिरी कहानी सुना दे, ताकि उनका साया अब सदा के लिए सो जाए। राधिका चौकी के कोने में बैठ गई। उसने अपने पिता की सीटी उठाई और धीरे से फूंकी। आवाज में न कोई डर था, न कोई दर्द, बस एक मधुर धुन। हवा रुक गई। दीवारों पर रखे दिए खुद ब खुद जल उठे और फोटो फ्रेम की मुस्कान अब इतनी साफ थी कि रघु को लगा जैसे चौकीदार की आंखें सच में चमक उठीं। नीली लौ धीरे धीरे ऊपर उठी, आसमान में विलीन हो गई। राधिका ने आंसू पोंछे और बोली, अब वो चले गए। रघु ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा, अब वो यहीं हैं, हमारी यादों में। अगली सुबह जब गांव वालों ने चौकी देखी तो दीवार पर किसी ने लिखा था, अब ये पहरा इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं की शांति के लिए है। उस दिन के बाद चौकी की लालटेन कभी अपने आप नहीं जली, और जब हवा चलती तो सीटी की जगह बस एक हल्की सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई दूर से कह रहा हो, अब सब ठीक है। गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। चौकी अब डर की नहीं, आस्था की जगह बन गई थी। रघु और राधिका हर शाम वहीं बैठते, अपने पिता के नाम का दिया जलाते। मगर एक रात जब बाकी गांव सो चुका था, राधिका बोली, चाचा, पिताजी ने जो दस्तावेज छिपाए थे वो सब तो तुमने लौटा दिए थे ना? रघु बोला, हाँ, लेकिन क्यों पूछ रही हो? राधिका ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे एक अजनबी मिला। उसने कहा, तेरे बाप ने सिर्फ कागज नहीं छिपाए थे, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पूरे गांव को बदल सकता है। रघु चौंका। कौन था वो आदमी? मैं उसे नहीं जानती, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो सब जानता हो। रघु ने गहरी सांस ली। शायद तेरे पिता ने सच का सिर्फ आधा हिस्सा बताया था। उस रात रघु चौकी पर देर तक बैठा रहा। हवा में अब भी उस पुराने पहरेदार की खुशबू थी। तभी रजिस्टर अपने आप खुल गया। बीच में एक पन्ना उभर आया जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस पर लिखा था, सच का दूसरा हिस्सा दीवार के भीतर है। जहां मैंने जमीन छिपाई थी, वहां उम्मीद भी रखी थी। रघु उठ खड़ा हुआ, लालटेन उठाई और दीवार की तरफ बढ़ा। वही दीवार जिसके पीछे से कभी खून के निशान मिले थे। उसने हथेली से ठपठपाया। दीवार खोखली लगी। उसने ईंट निकाली और अंदर से एक लकड़ी का डिब्बा मिला। अंदर कपड़े में लिपटा एक छोटा बंडल था और उसके साथ एक कागज। कागज पर लिखा था, जिस जमीन के लिए मैंने जान दी वो किसी ठाकुर की नहीं थी, वो गांव की थी। इन बच्चों के नाम करो, नहीं तो मेरी आत्मा अधूरी रहेगी। रघु की आंखें भर आईं। उसने राधिका को बुलाया। तेरे पिता ने जो बचाया वो सिर्फ कागज नहीं थे, ये पूरी जमीन का हक था। सुबह होते ही दोनों चौपाल पहुंचे। गांव वाले जमा हुए। रघु ने सबके सामने वो दस्तावेज खोले, असली रजिस्टर जिसमें पूरे गांव की जमीन के असली मालिकों के नाम थे। देखो, रघु बोला, तुम सबकी जमीन ये थी। ठाकुर ने झूठे कागज बनवाए थे ताकि तुम्हें बेघर कर दे, लेकिन रघुनाथ ने यह सच्चाई छिपाकर तुम सबको बचा लिया। गांव वाले सन्न रह गए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होंठ कांप रहे थे। अम्मा बोली,
हमने उसे चोर समझा और वो हमारा रक्षक निकला। राधिका आगे बढ़ी। मेरे पिता कहते थे, पहरा सिर्फ दीवारों का नहीं होता, इंसाफ का भी होता है। आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उस वक्त हवा चली, चौकी की लालटेन अपने आप जल उठी और उसकी लौ इतनी स्थिर थी जैसे कोई अंदर बैठकर मुस्कुरा रहा हो। रघु ने लालटेन की ओर देखा। अब शायद वो सच में शांति में है, उसने कहा। गांव वालों ने राधिका को गले लगाया। किसी ने कहा, तेरे बाप ने हमें घर दिया, अब हम उसे नाम देंगे। और उसी दिन चौकी का नाम बदलकर रखा गया, रघुनाथ चौकी, गांव की आत्मा। उस शाम सूरज ढल रहा था। रघु और राधिका बरगद के नीचे बैठे थे। राधिका बोली, अब मैं यहीं रहूंगी, चौकी मेरी भी है। रघु मुस्कुराया, हां, अब इस चौकी को किसी चौकीदार की नहीं, एक बेटी की जरूरत है। रात हुई तो हवा फिर वही पुरानी धुन लेकर आई। लालटेन जल उठी, लेकिन इस बार लौ पीली नहीं, सुनहरी थी, मानो किसी ने ऊपर से आशीर्वाद दिया हो। और बरगद के नीचे मिट्टी में धीरे धीरे अक्षर उभरे, अब सच सुरक्षित है। रघु ने मिट्टी को छुआ और कहा, अब तुम्हारा पहरा खत्म रघुनाथ, अब ये तुम्हारी बेटी निभाएगी। और तब पहली बार चौकी की हवा में सन्नाटा नहीं, एक हल्की सी ठंडी शांति फैली, जैसे गांव की आत्मा ने आखिरकार गहरी नींद पाली हो। रात फिर आई, लेकिन इस बार उसका रंग अलग था। चौकी पर अब न डर था न फुसफुसाहटें, बस एक ठहरी हुई खामोशी। रघु चौकी के बरामदे में बैठा था और राधिका पुराने दस्तावेजों को सहेज रही थी। हवा में बरगद के पत्तों की मीठी सरसराहट थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। पर चौकी की दीवार पर कुछ था जो दोनों की नजरों से छूट गया था। नीचे की एक ईंट पर नई दरारें पड़ी थीं, जैसे किसी ने भीतर से खुरचने की कोशिश की हो। अगली सुबह जब धूप फैली तो राधिका ने देखा, दीवार पर कोयले से कुछ लिखा है। सच अब भी अधूरा है। वो भागकर रघु के पास आई। देखो चाचा, ये किसी ने लिखा है। रघु ने गौर से देखा। अक्षर ताजे थे, किसी ने रात में लिखा था, लेकिन चौकी तो बंद थी। शायद हवा से बना हो, राधिका ने कहा। रघु ने सिर हिलाया। नहीं, हवा लिखती नहीं, सिर्फ याद दिलाती है। उसने दीवार को थपथपाया। आवाज खोखली थी। उसने लोहे की छेनी उठाई और धीरे धीरे ईंट निकालने लगा। जैसे ही तीसरी ईंट निकली, अंदर से एक छोटी तिजोरी मिली। जंग लगी, पर ताले पर नया धागा बंधा था। ये तो हाल ही में बांधा गया है, रघु बोला। किसने छुआ इसे? राधिका ने डरते हुए कहा। कल गांव में कुछ लोग आए थे, ठाकुर के रिश्तेदार, शायद उन्होंने। रघु ने ताला तोड़ा। तिजोरी के अंदर दो चीजें थीं, एक पुराना नक्शा और एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, सच को अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा झूठ है। नक्शा देखते ही रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो गांव का नक्शा है, पर देख, यहां से नदी का रास्ता सीधा तालाब के नीचे जाता है। राधिका बोली, मतलब तालाब के नीचे कुछ है? रघु ने सिर हिलाया। हां, शायद वही सच जो रघुनाथ भी नहीं बता पाया। उस रात दोनों तालाब पहुंचे। चांद बादलों में छिपा था, पानी काला लग रहा था। रघु ने लालटेन किनारे रखी और धीरे से भीतर कदम रखा। ठंडे पानी के नीचे पत्थरों की परतें थीं। उसने हाथ डाला, कुछ सख्त चीज टकराई। खींचा तो एक लोहे का डिब्बा निकला, मिट्टी और जंग से भरा हुआ। राधिका ने मदद की। दोनों ने उसे किनारे पर खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे, पर उनके नीचे एक पत्र था, स्याही धुंधली, लेकिन लिखा साफ, अगर ये मिले तो समझना मेरा डर सच हुआ। ये जमीन गांव की नहीं, किसी और की थी। रघु ने पढ़ा। क्या मतलब? राधिका ने पत्र की आखिरी लाइन पर उंगली रखी। इस जमीन पर कभी किसी बंजारे की बस्ती थी। ठाकुर ने उन्हें भगाया और गांव बसाया। असली मालिक तो वो थे। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। मतलब? रघु बोला, जिस सच्चाई पर हमने न्याय पाया वो भी किसी और की पीड़ा पर टिकी थी। चौकी से अचानक सीटी की आवाज आई, वही पुरानी, पर इस बार बेचैन। राधिका ने कांपते हुए कहा, पिताजी की आत्मा फिर जाग गई है। रघु ने सिर हिलाया। नहीं, अब वो नहीं, अब कोई और। हवा तेज हुई और चौकी की दिशा में नीली लौ उठी, पर इस बार उसमें गुस्सा था, शांति नहीं। रघु और राधिका भागे चौकी की तरफ। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा भारी थी। रजिस्टर जमीन पर खुला था। नया पन्ना, नई लिखावट। जिसे तुमने नायक माना वो भी किसी का दोषी था।
राधिका रो पड़ी। नहीं, मेरे पिता बुरे नहीं थे। रघु ने कंधे पर हाथ रखा। सच बुरा नहीं होता, बस अधूरा होता है। उन्होंने गलती की थी पर मंशा नहीं। उसी वक्त फोटो फ्रेम कांपने लगा। लालटेन की लौ नीली होकर भड़क उठी। आवाज आई, मेरा पाप मुझे नहीं, मेरे सच को सताएगा। राधिका ने हाथ जोड़ ली। पिताजी, आपने जो भी किया वो हमें बचाने के लिए किया था। अब चैन से सो जाइए। लालटेन की लौ धीरे धीरे सुनहरी हुई, फिर मंद होकर बुझ गई और कमरे में बस राख जैसी नीली धूल बची, जो हवा में तैरकर दीवारों पर जम गई, जैसे कोई अनदेखा पहरेदार फिर अपना कर्तव्य निभाने लौट आया हो। रघु ने लालटेन नीचे रखी और कहा, अब ये चौकी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। सच की भी कई परतें होती हैं और हर परत में एक अधूरा इंसान। राधिका बोली, और हर अधूरे इंसान में एक सच्चा पहरेदार। दोनों बरगद के नीचे पहुंचे। हवा अब ठंडी नहीं, शांत थी। चांद पूरी तरह निकला था। तालाब पर उसकी रोशनी पड़ रही थी और वहां पानी के ऊपर हल्की सी नीली छाया फिर उभरी, मुस्कुराती हुई, सिर झुकाती हुई, जैसे आखिरी सलाम हो। फिर वो धीरे धीरे फीकी पड़ी और मिट्टी के भीतर समा गई। इस बार रघु ने आंखें बंद की और कहा, अब सच पूरा है। सुबह की हल्की हवा चौकी की दीवारों को सहला रही थी। लालटेन अब बुझी हुई थी, लेकिन उसकी कांच की परत पर नीले धुएं का हल्का निशान अब भी था, मानो कोई अदृश्य पहरेदार अब भी अपनी ड्यूटी पर हो। रघु बरामदे में बैठा था, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखे, आंखें तालाब की ओर। उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक सुकून था जो कभी उसने महसूस नहीं किया था। राधिका पास आई, हाथ में फूलों की थाली थी। आज सब गांव वाले आएंगे, उसने कहा। क्यों? चौकी का नाम बदलना है। अब यह रघुनाथ स्मृति चौकी कहलाएगी। गांव के हर बच्चे को सिखाया जाएगा कि सच को कभी दफन मत करना। रघु मुस्कुराया। शायद अब मेरा काम पूरा हुआ। नहीं चाचा, राधिका बोली, अब तो तुम्हें यहां रहना चाहिए, यही तुम्हारी जगह है। रघु ने धीमे से कहा, नहीं बेटी, पहरेदार कभी एक जगह नहीं रहता। जब जगह को सुकून मिल जाए वो आगे बढ़ जाता है। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी पुराने पेड़ से गिरा पत्ता हवा को धन्यवाद दे रहा हो कि उसने उसे उड़ने का मौका दिया। सांझ होते ही गांव के लोग चौकी के बाहर जमा हुए। बुजुर्ग, बच्चे और औरतें, सबके हाथ में दिए थे। अम्मा बोली, आज हम उस आत्मा को विदा कर रहे हैं जिसने इस गांव को बचाया। रघुनाथ चौकीदार सिर्फ एक नाम नहीं, हमारी रूह है। सभी ने दिए चौकी की दहलीज पर रखे। राधिका ने पिता की पुरानी सीटी लाल कपड़े में लपेट कर दीवार में रख दी। रघु ने लालटेन जलाई। इस बार लौ पीली नहीं, सफेद थी। अब यह लौ किसी पहरे के लिए नहीं, याद के लिए जलेगी, उसने कहा। हवा चली, धीरे, गर्म नहीं, मुलायम। पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई आखिरी बार फुसफुसाया, अब सच चैन से सो सकता है। गांव वाले लौट गए। रात उतर आई। राधिका अंदर सो गई, लेकिन रघु चौकी के बाहर बरगद के नीचे बैठा रहा। आसमान में आधा चांद था, वही दृश्य जो पहली रात उसने देखा था, पर इस बार हवा ठंडी नहीं लगी। वो बोल उठा, अगर तू सुन रहा है तो जान ले, तेरा पहरा अब खत्म हुआ। और तभी चौकी से आती वो नीली लौ फिर से दिखी। लालटेन अपने आप जली और हवा में वही सीटी बजी, पर इस बार डरावनी नहीं, मीठी, जैसे कोई मुस्कुराकर अलविदा कह रहा हो। रघु उठकर चौकी के दरवाजे तक गया। अंदर देखा, फोटो फ्रेम दीवार से गिरा हुआ था। उसने उठाया। तस्वीर में अब कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली खिड़की और उसके पार सुबह की हल्की रोशनी। उसने धीरे से फोटो को दीवार पर टिका दिया और कहा, अब तू जा, मैं तेरा पहरा पूरा कर चुका हूं। लालटेन की लौ धीरे धीरे बुझ गई। हवा थम गई। कुछ पल बाद तालाब से एक नीली परछाई उठी। रघुनाथ की आत्मा। उसने हाथ जोड़कर रघु को देखा और कहा, अब तू इस चौकी का नहीं, इस गांव का हिस्सा है। जब तक लोग सच बोलेंगे, मैं जिंदा रहूंगा। रघु की आंखें भर आईं। जाने से पहले एक वादा कर, अब कोई चौकीदार अकेला नहीं मरेगा। आवाज आई, वादा है। धीरे धीरे वो परछाई आसमान में खो गई। रघु ने सिर झुका लिया और जब उठाया तो उसके सामने सुबह की पहली किरण थी। राधिका बाहर आई। चाचा, लालटेन तो खुद ब खुद बुझ गई। रघु मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि अब पहरा खत्म हो गया। वो आखिरी बार चौकी के अंदर गया।
दीवार पर लिखा देखा, अब यहां सिर्फ शांति है। उसने लालटेन वहीं रखी और बाहर निकल आया। बरगद की जड़ में मिट्टी पर उसके कदमों के निशान रह गए, 2 कतारें, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। पर इस बार वो परछाई नहीं, सुकून था। राधिका ने पुकारा, कहां जा रहे हो चाचा? रघु पीछे मुड़ा, मुस्कुराया, जहां अगली चौकी मेरी राह देख रही है। उसने नीम की ओर देखा, हवा में फुसफुसाहट गूंजी, जय पहरेदार। और धीरे धीरे उसकी परछाई सुबह की धूप में घुल गई। गांव में अब कोई सीटी नहीं बजती, पर जब भी रात बहुत शांत होती है तो बरगद की पत्तियों के बीच एक धुन सुनाई देती है। पहरा अभी भी जारी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि